चलिए, अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानते हैं। मेरा नाम आनंद झा हुआ और अर्थशास्त्र का डिस्कशन हम आपको करवाएंगे। क्या है अर्थशास्त्र, कैसे इसको जानेंगे, समझेंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा। अगर वर्तमान में देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट जो भी आप पेपर देंगे उन सभी पेपरों में इसको करंट से जोड़कर काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं। अगर आप बीपीएससी की तुलना करते हैं तो लगभग 10 से 12 सवाल जो है इकोनॉमिक्स से उठता है। दरोगा की बात करते हैं, वहाँ भी आता है 5 से 6 सवाल। तो एक वेटेज है इसका, और अगर इसको ढंग से हम समझते हैं तो शायद हमारी जिंदगी भी अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है। तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं, अर्थशास्त्र। अंग्रेजी में इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र, अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो सभी लोग यह जानते होंगे कि अर्थशास्त्र माना गया है चाणक्य की पुस्तक है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई ग्रंथ को अर्थशास्त्र कहा गया है। उस समय जो अर्थशास्त्र था वह अर्थशास्त्र के साथ साथ राजनीतिक शास्त्र था। राजनीतिक, इसको 2 वर्ग में विखंडित कर सकते हैं, राज प्लस नीति। राज का मतलब क्या होता है? साम्राज्य, विस्तार करना, क्षेत्र का विस्तार करना। और नीति का मतलब होता है कानून। नीति का मतलब होता है कानून। अर्थात राजनीति का मतलब कि क्षेत्र पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस नीति को तैयार किया जाए उसे हम राजनीति कहकर संबोधित करते हैं। तो कहिएगा इसका संबंध इससे क्या था? राजनीति का संबंध अर्थशास्त्र से बिल्कुल है। जैसे कि हम आप देखते हैं कि कहा जाता है कि यह लोग जो है अर्थ से मजबूत है। अब यह लोग जो है अर्थ से मजबूत है, यह कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ अगर है, मजबूतियां हैं, तो आप क्या करते हैं? क्षेत्र का विस्तार करते हैं। जब मजबूतियां हैं और आप क्षेत्र का विस्तार करते हैं तो क्षेत्र विस्तार के लिए किसका होना आवश्यक है? अर्थ का होना आवश्यक है। अर्थ का होना किसके लिए? तो क्षेत्र विस्तार के लिए होना आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है अर्थशास्त्र। तो उस समय जो मौर्य वंश में थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौटिल्य एक बहुत बड़े राजनीतिक प्लस अर्थशास्त्री थे। तो उन्हीं की ग्रंथ या पुस्तक जो है वह अर्थशास्त्र है। लेकिन पुनः दोहराते हैं, उस अर्थशास्त्र को राजनीतिक शास्त्र भी कहकर संबोधित किया गया है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो इस अर्थशास्त्र की अगर बात करें, आधुनिक शब्द जोड़ दें तो अर्थशास्त्र फिर जो है एडम स्मिथ का नाम आ जाता है। अब आते हैं अर्थशास्त्र। अब देखिए, अर्थशास्त्र 2 शब्द के मेल से बना हुआ है, अर्थ प्लस शास्त्र। हमने अभी कहा अर्थ का मतलब क्या होता है? क्षेत्र विस्तार और पैसा। तो अर्थ का मतलब यहां पर होगा धन, रुपया या पैसा। धन, रुपया या पैसा। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? ग्रंथ या कह सकते हैं किताब। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र उस शास्त्र को कहा जाता है जहां पर रुपया, पैसा या धन से संबंधित चीजों का वर्णन किया जाए, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर से दोहराते हैं, अर्थशास्त्र उस शास्त्र को कहा जाता है जहां पर रुपया, पैसा या धन से संबंधित बातों को दर्शाया जाए, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र, यह जो शब्द लिया गया है वह ग्रीक भाषा या यूनान से लिया गया है।
ग्रीक या यूनान से अर्थशास्त्र को लिया गया है। अब ग्रीक यूनान में अर्थशास्त्र का मतलब होता है गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन, अर्थशास्त्र शब्द जो है वह ग्रीक या यूनान से लिया गया शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गृह प्रबंधन करना। अब आते हैं तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र जो धन या रुपया पैसा जहां पर जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है वह अर्थशास्त्र है। लिया गया कहां से है? तो ग्रीक या यूनान से लिया गया शब्द है उस जिसका अर्थ होता है गृह प्रबंधन। अब आते हैं, कहीं भी किसी भी चीज का आप पेपर दे रहे हो, चाहे वह ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, आपका पीसीएस का हो या फिर स्टेट लेवल के ग्रेजुएट स्टेट लेवल का हो, सीजीएल का हो, इस अर्थशास्त्र से केवल 3 सवाल बनता है और कोई सवाल यहां से नहीं बनता है। इस अर्थशास्त्र से केवल 3 सवाल बनता है और कोई सवाल यहां से नहीं बनता है। अब 3 सवाल क्या क्या बनते हैं? एक तो हमने यह बता दिया आपको कि अर्थशास्त्र कहां से लिया गया शब्द है, तो ग्रीक या यूनान से लिया गया है। यह सवाल जो है आपको ना के हिसाब से यह बहुत कम मिलेंगे। अगला जो 2 है वह क्या है, तो एक पहले भी बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अगर सवाल रहे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो नाम आएगा चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य, विष्णुगुप्त या इन्हीं को कहा गया है कौटिल्य। केवल पूछे आपसे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है, तो या तो एक ही व्यक्ति है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। लेकिन अगर सवाल में एक शब्द बढ़ जाएगा, आंसर परिवर्तित हो जाएगा। आंसर परिवर्तित हो जाएगा कहने का मतलब कि यहां पर अगर आ जाए आधुनिक शब्द, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। तो हमने अभी कहा कि अर्थशास्त्र शब्द से केवल 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है वह बनता है अर्थशास्त्र का जनक किसे, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। और अर्थशास्त्र का शब्द कहां से लिया गया है, तो ग्रीक या यूनान से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है गृह प्रबंधन करना। इसके अलावा आप कहीं भी जाएंगे इस शब्द से कोई सवाल नहीं बनता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र को लेकर। जब इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे की चर्चा आते हैं इस एडम स्मिथ पर। एडम स्मिथ से भी 3 से 4 ही सवाल बनता है। पहले जिनको लिखना हो वह क्या करें, इन वाक्यों को लिख लें और उसके बाद आप जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अर्थशास्त्र के कुछ जो है वह चैप्टर को हम लोग कर लेते हैं और उन चैप्टरों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला चैप्टर है वह है आपका अर्थशास्त्र की भूमिका एवं विशेषता। पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र की भूमिका। दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका टैक्स या कर।
दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे टैक्स या कर। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, वह पढ़ेंगे गरीबी या बेरोजगारी, गरीबी या बेरोजगारी। चौथा है वो है आपका योजना या पंचवर्षीय योजना, योजना या पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। अगला है वह है आपका शेयर बाजार, अगला है शेयर बाजार या शेयर मार्केट। नेक्स्ट है निजी एवं सार्वजनिक संस्था, निजी एवं सार्वजनिक संस्था। नेक्स्ट है वह है आपका राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। उसके बाद है आपका कृषि या एग्रीकल्चर, कृषि या एग्रीकल्चर। उसके बाद है वह है आपका मार्केट या बाजार, मार्केट या बाजार। नेक्स्ट है आपका बजट, बजट। उसके बाद मांग एवं उपयोगिता, उसके बाद मांग एवं उपयोगिता। नेक्स्ट है आपका वह है जनगणना, जनगणना। और लास्ट में अंतरराष्ट्रीय संगठन, लास्ट में अंतरराष्ट्रीय संगठन। यही जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहां से अर्थशास्त्र के सवाल बनते हैं। जैसे इसमें भी अगर कहिएगा तो कुछ जो है जहां से एकदम सवाल बनता ही बनता है। जैसे हमने चर्चा किया था अभी बेरोजगारी से, गरीबी से एक ही दो सवाल बनता है, बेरोजगारी से सवाल अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि आप चलिए छोटे छोटे डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र की भूमिका में हम लोग अर्थशास्त्र को जानेंगे, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के हैं उसको जानेंगे, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था कार्यरत है उसको जानेंगे, और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र में अन्य देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है उसको जानेंगे। उसके बाद जो आपका होगा वह होगा आपका बेरोजगारी और गरीबी। गरीबी से कुछ विशेष सवाल नहीं बनता है, गरीबी से एक या दो सवाल आपको मिलता है। वो अक्सर देखिएगा मिलेगा कि गांव के क्षेत्रों के लिए कितना कैलोरी ऊर्जा या आवश्यकता होती है और शहर के क्षेत्रों के लिए, या कभी काल यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो सवाल आपके बनते हैं कि किस समिति के द्वारा वर्तमान में गरीबी पर चर्चा किया जा रहा है या किसके डाटा के आधार पर गरीब को माना जा रहा है। बेरोजगारी से सवाल बनते हैं दोस्त, बेरोजगारी से 3 सवाल अक्सर आपको पूछता है, जो है मुख्य रूप से 3 सवाल अक्सर आपको पूछता है। एक, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं। दूसरा है आपका वो पूछता है कि उसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव करके कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी उपलब्ध है। इसके अलावा आपको जो है वह सवाल पूछता होगा कि मौसमी बेरोजगारी किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये बनते हैं। टैक्स, टैक्स काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह को आप पलटते हैं तो कई जगह यहां से सवाल, अगर 10 सवाल इकोनॉमिक्स में पूछता है तो 1 से 2 सवाल अक्सर देखिएगा टैक्स से मिलेगा। टैक्स से क्या मिलेगा, तो अगर 1990 के आसपास के सवाल जाइएगा, 2000 के आसपास जाइएगा, तो अक्सर सवाल मिलता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर कि कौन सा टैक्स निम्नलिखित में से डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद वहीं से कभी काल पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर या टैक्स जो है वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है या राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, या वहीं पर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है
या लिया जाता है। उसी को थोड़ा सा और मूव करता है तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार का डायरेक्ट है या कौन सा कर केंद्र सरकार का इनडायरेक्ट है। उसी प्रकार से राज्य सरकार का पूछा जाता है कि कौन सा कर जो है राज्य सरकार का डायरेक्ट है और कौन सा कर जो है वह राज्य सरकार का इनडायरेक्ट है। यह आपको 2000 के लमसम के आसपास जाइएगा तो वहां पर यह क्वेश्चन अक्सर मिलेगा। उससे जब आगे बढ़िएगा 2005-10 के लमसम में तो देखिएगा वैट से बहुत सारा सवाल पूछता है। वैट क्या है, वैट को सबसे पहले कौन लागू किया था, वैट को सबसे बाद में किस स्टेट के द्वारा लगाया गया था, वैट लाने का श्रेय किसको जाता है, किस समिति की सिफारिश पर वैट को लाया गया, यह सवाल बनता है। इसके बाद सवाल बनता है कि कुछ ऐसे अपवाद हैं, अपवाद इन ए सेंस कि कुछ ऐसा कर है जो केंद्र लगाता है, राज्य वसूल करता है। फिर वहीं से पूछता है कि केंद्र लगाता है, केंद्र वसूलता है, राज्य और केंद्र के बीच क्या बंटवारा करता है किसमें, तो उस तरह का सवाल बनता है। फिर वित्त आयोग से सवाल बनता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सवाल पूछता है कि वर्तमान में या पहले भी तो केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा किस कर से आय की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के जो हैं वह सवाल बनाए जाते हैं और बनते हैं। वर्तमान में जो सवाल है वो सबसे ज्यादा कर में पूछता है, वो जीएसटी को लेकर पूछा जाता है कि जीएसटी किसके सिफारिश पे लाया गया, किन किन चीजों को जीएसटी में शामिल है या किस प्रतिशत के अंतर्गत किसको रखा गया है, वर्तमान में जो क्षेत्र है कितने कितने प्रतिशत टैक्स जीएसटी के हैं। इन सब चीजों की चर्चा जो है वह जीएसटी के अंतर्गत किया जाता है। तो यह जो है आपका कर से हो जाएगा। इसके बाद चर्चा करते हैं तो आपका मुद्रा एंड बैंकिंग से है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण इन ए सेंस कि यहां से भी सवाल पूछता है दोस्त कि मुद्रा क्या है, कितने प्रकार की हैं, कौन सी मुद्रा हम आप यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं। अक्सर अगर आप बीपीएससी वगैरह देते होंगे, पलटते होंगे क्वेश्चन तो देखिएगा मिलेगा, हार्ड करेंसी किसको कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी किसको कहते हैं। इसके बाद जो है वह आपका सवाल पूछेगा या बनता होगा कि जो मुद्रा वर्तमान में प्रचलन में है उस मुद्रा को कौन सा मुद्रा कहते हैं। इसी को मूवमेंट करके पूछता होगा लीगल मनी किसे कहा जाता है। तो यह सब मुद्रा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर वहीं पर पढ़ा जाता है कि विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का जो है वह छापा कहां पर जाता है। जैसे दे सकता है, जैसे नोटबंदी हुई थी तो उस समय अक्सर क्वेश्चन बनता था कि वर्तमान में जो नई 2000 की मुद्रा आ रही हैं वह मुद्रा सबसे पहले कहां पर छापा गया है, या दे सकता है कि 2000 की मुद्रा कहां कहां पर छपते हैं। मुद्रा के लिए जो कागज वगैरह तैयार होता है वह कागज कहां पर बनता है, उसके जो भी आपके इंक वगैरह हैं वह कहां पर होते हैं। तो इन सब चीजों का चर्चा यहां पर किया जाता है। इसके बाद आते हैं बैंकिंग से। तो बैंकिंग से अगर पीसीएस में कहिएगा तो नॉर्मल सा पूछता है कितने प्रकार के बैंक हैं, आरबीआई का गठन कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण क्या होता था, कब हुआ था, या आपका देगा आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है, वर्तमान में क्या है या पहले क्या था। कभी कहाल जब इसी को कह सकते हैं कि अदर पार्ट में विविध के रूप में पूछता है तो पूछता है कि क्या आरबीआई पाकिस्तान के लिए भी काम कभी किया है। उसके बाद आपका सवाल नबार्ड से पूछता है। नबार्ड के बाद आपका सवाल जो है वह ले जाकर एग्जिम बैंक वगैरह से पूछता है कि स्थापना कब हुआ, क्या हुआ, किस आधार पर जो है आरबीआई आपका मुद्रा का प्रचलन में लाता है या किस आधार पर नोट को छापा जाता है। जैसे बचपन में अक्सर हम लोग सोचते थे ना कि मान लो सरकार कर रही गरीबी है, पता नहीं आप लोग सोचते थे कि नहीं सोचते थे, हम लोग तो सोचते थे कि गरीबी है तो क्यों नहीं मुद्रा जो है अधिक मात्रा में छापकर सबको बांट देती है। तो इन विभिन्न तरह के जो मन में सवाल हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता कि नहीं, आरबीआई बहुत अधिक मात्रा में रुपया पैसे को छाप नहीं सकता है। इसके बाद यहीं पर हम लोग आईडीबीआई के बारे में थोड़ा समझेंगे, सेबी के बारे में समझेंगे। तो इन सब चीजों को यहाँ पर समझा जाएगा। इसके बाद जाइएगा तो शेयर बाजार है। शेयर बाजार में जो अक्सर आपके नजर से गुजरता होगा वो गुजरता होगा कि बुल बियर को लेकर,
ठीक ना। वो सवाल अक्सर पहले के क्वेश्चन वगैरह प्रीवियस ईयर देखिएगा तो वहां पर मिलेगा कि बुल क्या है, बियर क्या है, इससे संबंधित चीजों को वहां पूछा आता है। शेयर मार्केट क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, इन सभी चीजों का चर्चा जो है वह हम शेयर मार्केट में करेंगे। वर्तमान में जो है वह जैसे हम सुनते हैं ना कि आज शेयर इतना पर बंद हुआ या निफ्टी कितने पर बंद हुआ, इन निफ्टी वगैरह के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर कभी कल आप अगर न्यूज वगैरह देखते होंगे तो चर्चा रहता होगा कि यह कंपनी, रिलायंस नाम ले सकते हैं, इन्फोसिस नाम ले सकते हैं, गेल बेलसेल की, इसका आज एम कैप इतना था। तो उन सब चीजों को यहाँ पर आकर हम लोग जो है वह समझेंगे। उसके बाद निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से कुछ विशेष सवाल नहीं बनता है। सवाल क्या बनता है तो वह करंट से जोड़कर पूछता है। करंट से जोड़कर क्या पूछता है तो आपको मिलेगा कि वर्तमान में नवरत्न कंपनी की संख्या क्या है, वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या क्या है, किसे नवरत्न कंपनी कहा जाता है, या नवरत्न कंपनी का हिस्सा बनने के लिए क्या क्या चीज का होना आवश्यक है, महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्या चीजों का होना आवश्यक है। इन चीजों पर चर्चा जो है यहां पर किया जाए। फिर कभी काल हम लोग अगर बाजार में गुजरते हैं तो देखते हैं ना, जैसे लिखता है किसी भी आप SBI वगैरह जाइएगा तो लिखता है ना कि भारत सरकार का उपक्रम, या सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है। इन सब चीजों का यहां पर डिस्कशन करवाया जाएगा। किस कंपनी को सार्वजनिक कंपनी कहेंगे, किस कंपनी को निजी क्षेत्र की कंपनी कहेंगे। तो इस तरह के जो है यहां से सवाल बनाया जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। यहां से बहुत सारा सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल सिंपल सा पूछता है, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, अक्सर मिलेगा। या दे सकता है कि वर्तमान में देश की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, या आपका दे सकता है कि कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय वर्तमान में जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय आय का है, या सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय आय का है। तो ये सवाल। इसके बाद पूछता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में आपको पूछेगा कि जीडीपी क्या है, जीडीपी में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, जीडीपी में कौन से वस्तु को देश के नागरिक को शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है, उत्पादित कब से कब वस्तु को शामिल किया जाता है कि नहीं। तो जीडीपी। जीडीपी के बाद है वह है आपका एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। इन चीजों को पूछा जाता है। इनमें कभी काल दे देगा कि जीडीपी, एनएनपी ये है या मूल्यह्रास इतना है, तो फिर जीडीपी क्या होगा, उसको पढ़ा जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय आय से जो है वह आपका पूछा जाएगा सवाल। तो पूछता है कि राष्ट्रीय आय को लेकर सबसे पहले किसने चर्चा किया था, या कहां पर इसका वर्णन किया गया है। इन चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। बीच में एक चैप्टर आपका छूट गया था, वह है योजना या पंचवर्षीय योजना। इसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र की कुंजी। कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, एक सवाल तो यहां से निश्चित मिलेगा आपको। कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब फिर डिस्कस करके बताते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है आपका कि योजना आयोग क्या है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में कहिएगा तो पूछा जाता है योजना आयोग के स्थान पर किस समिति को स्थापित किया गया। इसके बाद चलिएगा तो पूछता है वही नीति आयोग को लेकर के कब आया, क्या आया। इससे आगे बढ़िएगा तो पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दो की मॉडल अक्सर पूछा जाता है, प्रथम और द्वितीय का मॉडल बहुत पूछा जाता है। उसी को घुमाकर पूछ दे कभी कि हेराल्ड डोमर के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, या महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, या आपका पूछ सकता है सतत विकास के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा काम की, या कहां पर सतत विकास का चर्चा हुआ है। पूछता है गरीबी के बारे में सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में चर्चा किया गया है। इसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना अब तक का सबसे सफल योजना रहा है, या पूछता है आपको कि कौन सी योजना जो है सबसे असफल रही, कब योजना अवकाश लगाया गया, कब इसको समाप्त किया गया,
और फिर नीति आयोग के बारे में पूछा जाता है। वहां से आगे बढ़िएगा तो उसके बाद आपका एग्रीकल्चर है, कृषि। कृषि या एग्रीकल्चर की बात अगर हम लोग करते हैं तो कृषि को यहां भी पढ़ा जाता है और यहां के साथ साथ भूगोल में भी पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में भी। वहां थोड़ा विस्तार पढ़ा जाता है, यहां उससे थोड़ा सा हटकर अलग तरीके से विस्तार। वहां विस्तार मतलब किस मिट्टी में किसका उपज वगैरह। यहां पर क्या होता है कि फसल की जानकारी को, कितने प्रकार के भारत में जो है खेती किया जाता है या फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उन चीजों का चर्चा किया जाता है। उसके अलावा कृषि में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सुनते हैं ना, खरीफ फसल कौन सा है, या देगा आपको नकदी फसल कौन सा है, या आपका दे सकता है खरीफ नकदी के अलावा पूछ सकता है कि जायद फसल किसको कहते हैं, जायद फसल का कौन कौन सा मौसम है। इसके अलावा यहां से बनता है तो पूछा जाएगा कि एग मार्क का प्रयोग कहां पर किया जाता है, या कृषि की गुणवत्ता की वस्तु के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है, सोने की गुणवत्ता के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा यहाँ से कुछ क्रांति वगैरह को लेकर भी पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आपका दे सकता है कि हरित क्रांति में किस चीज का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, या हरित क्रांति को लेकर कौन कौन से क्षेत्र सबसे प्रमुख रूप से जो है वह शामिल हुए थे, या जहां पर सबसे अधिक मात्रा में इसकी उपज वगैरह की गई थी। तो इन चीजों का चर्चा जो है वह कृषि में हम लोग करेंगे। कृषि के बाद जो है होगा बाजार। बाजार से कुछ विशेष सवाल नहीं बनते हैं, 2 से 3 सवाल बनते हैं बाजार से। 2 से 3 सवाल, एकाधिकार किसको कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको कहते हैं, या इसी को घुमाकर पूछे तो पूछ सकता है किस बाजार में ग्राहक या दुकानदार को आने जाने की स्वतंत्रता है, या उल्टा दे सकता है कि कहां पर जो है वह ग्राहक आ जा सकते हैं या नहीं आ जा सकते हैं। तो यहां कुछ विशेष चर्चा नहीं होता है, 3 प्रकार के बाजार को ही लेकर यहां पर चर्चा किया जाता है। उसके बाद है मांग एवं उपयोगिता। एसएससी वगैरह में यहां से बहुत सवाल बनता है, आखिर डिमांड किसको कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि मांग क्या है, मांग के बारे में हमें बताएं, तो आप बड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे कि आखिर मांग है क्या। अगर पूछें तो जवाब दीजिए कि मांग किसको कहते हैं, क्या है मांग। तो आप की तरफ से जवाब आएगा कि सर जो बाजार में वस्तु हैं जिसको हम खरीदते हैं। नहीं, मांग का मतलब होता है इच्छा। एक शब्द में कहा जाए तो मांग का अर्थ ही होता है इच्छा। जब तक इच्छा नहीं, मांग नहीं हो सकता है। आदमी एफर्ट करने के लिए तैयार है, इच्छा नहीं है, मांग नहीं हो सकता है। अब यहीं पर एक अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं ऐसा करता। तो ख्वाब और इच्छा में बहुत अंतर होती है। ख्वाब के लिए एफर्ट का कोई आवश्यकता नहीं है, अगर मैं होता तो ऐसा करता। लेकिन मांग का मतलब है कि आप कैपेबल हैं खर्च करने के लिए। जैसे समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए अभी पर्व त्योहार का सीजन आने वाला है या कुछ है, तो कपड़ा, आप जैसे ही सोच लिए कपड़ा लेना है, मतलब उस कपड़े का मांग बढ़ गया। अब आप आज लें, कल लें, परसों लें, पर लेंगे जरूर, तभी आपकी इच्छा जागृत हुई होगी कि हमें कपड़ा लेना है। जैसे ही इच्छा हुई उसकी पूर्ति होगी ही होगी। तो मांग का अर्थ ही होता है इच्छा। एक शब्द में मांग को इच्छा कहा जाता है। तो यहां से जो सवाल बनते हैं वो देता है। अगर नॉर्मली पूछेगा सवाल तो अक्सर देखिएगा, पलटिएगा प्रीवियस ईयर तो मिलेगा कि चाय के दाम में वृद्धि होने पर कॉफी के डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या दे सकता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने पर गाड़ी के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इन सब चीजों का चर्चा यहाँ पर होगा। इसके बाद जब कठिन करना होता है तो थोड़ा सा ग्राफिकल को लेकर सवाल पूछ देता है कि किस कर्व में जाएगा, या कौन सी वस्तु का मांग लोचदार है, कौन सी वस्तु का मांग बेलोचदार है। तो इन सब चीजों को फिर उपयोगिता से भी सवाल बनता है दोस्त। उपयोगिता से अक्सर आपको देखिएगा सवाल पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। उपयोगिता से जो सवाल है यही अधिकांश जगह मिलेगा। सीमांत उपयोगिता क्या है, या सीमांत उपयोगिता क्या क्या हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, या सभी हो सकता है।
तो इस तरह के सवाल जो हैं यहां से आपका मांग एवं पूर्ति या उपयोगिता से सवाल बनता है। उसके बाद सवाल बनता है, जो अगला टॉपिक होगा वो होता है आपका बजट। बजट से सवाल पूछता है। बजट से अधिकांश जगह जो सवाल पूछाता है वो करंट को जोड़कर पूछाता है। जैसे वर्तमान में अगर सवाल पूछेगा तो पूछ सकता है 2020 ईस्वी में रक्षा के क्षेत्र में क्या खर्च किया गया है, 2020 ईस्वी में सुरक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में क्या खर्च किया गया है। तो इस तरह का ट्रेडिशनल के रूप में पूछा जाएगा तो बजट क्या है, बजट सबसे पहले किस देश के द्वारा लाया गया, भारत में सबसे पहले बजट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, और बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ है, शून्य आधारित बजट किसको कहते हैं। तो इस तरह के सवाल यहाँ से बनते हैं। इसके बाद जो है वह आपका अंतिम टॉपिक है, दो हैं और जनगणना। तो जनगणना जो है तो 2001 की जनगणना से आता है। यहाँ तो अधिकांश चीज लिखने वाले होते हैं, जैसे दे सकता है सवाल अक्सर पूछेगा आपको कि अगर करंट हुआ होगा, जैसे मान लीजिए 2011 होगा तो 2011 से 12-13 के बीच में आप देखिएगा, तब 12-13 के बीच के जनगणना में अक्सर सवाल जो होगा वो आपको यह मिलेगा या यह पूछा गया होगा कि इस वर्तमान के बजट को लेकर जो है वह इस बजट में वर्तमान के जनगणना को लेकर जो है किसे टैगलाइन के रूप में क्या था इसका, या उस समय कौन थे इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा जो है वो आपको पूछ सकता है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो करंट में जब हुआ रहता है, जैसे इस बार होने वाला था 2021 में होने वाला है, 20 को ही लेकर शुरू करने वाला था, तो आपको हो सकता है 21-22 में आपको वहां से जो सवाल उठाएंगे वो अक्सर पूछेंगे कि जब 2021 जनगणना का चर्चा किया गया था तो उस जनगणना के समय में उसके अध्यक्ष कौन थे। जैसे 11 में चंद्रमौली साहब थे, उसका टैगलाइन क्या था, या जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी। इसके बाद आपका सवाल पूछ सकता है कि पिछले दशक के दरमियान इस दशक मृत्यु दर में वृद्धि हुई या कमी हुई, किस राज्य में मृत्यु दर में वृद्धि हुई, किस राज्य में नहीं। इसके बाद यहां से सवाल पूछ सकता है, वो आपका पूछेगा कि वर्तमान में जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है या किस राज्य का सबसे कम है। यहाँ राज्य का भी पूछता है और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछेगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है वह सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कहां पर कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आपका जो है वह अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या अधिक है या कम है, कहां पर लिंगानुपात अधिक है कम है। तो अक्सर देखिएगा यहां से सवाल पूछा जाता है। 2020 तक आपको 2011 का जनगणना ही पूछा जाएगा, तो उसी को विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ें। इसके बाद जो अंतिम टॉपिक है वह है आपका होगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सवाल अक्सर विविध के रूप में पूछता है, विविध और करंट को जोड़कर पूछता है। विविध और करंट का मतलब यहां पर है कि करंट के रूप में आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, या दे सकता है अभी 2020 में कि कोविड के कारण होने वाले G20 की जो बैठक है किस देश में होने वाली थी जिसको रद्द कर दिया गया। सार्क को लेकर आपको सवाल दे सकता है कि सार्क में वर्तमान में कब हुआ था, या अगला बैठक। अक्सर बैठक तीन तरह से पूछेगा, वर्तमान में कब, अगर हाल फिलहाल में हुआ होगा तो वर्तमान लेकर, अगर जैसे मान लीजिए नवंबर दिसंबर के आसपास तो पिछले वर्ष कहां हुआ था और अगला वर्ष कहां है। पिछले वर्ष वाला कम सवाल मिलेगा, वर्तमान कब है अगला कहां है। अगर वर्तमान हुआ है तो आजकल एक सवाल और जुड़ जाता है कि उस बैठक का थीम क्या था। थीम से अक्सर सवाल पूछ रहा है कि मान लीजिए G20 की बैठक थी तो उस बैठक का थीम क्या था, अगला कहां होने वाला है, सार्क में कुल कितने देश हैं, इसकी अध्यक्षता वर्तमान में कौन कर रहे हैं। तो वहां से हम लोग यूएनओ को पढ़ेंगे और कुछ और इंटरनेशनल, जैसे सार्क हमने नाम लिया आपका, उसके बाद हम लोग G20 वगैरह, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो कुल यही सिलेबस जो है वो अर्थशास्त्र का है, और इसको अगर हम सही तरीके से पढ़ते हैं दोस्त तो 100% हम नहीं कहेंगे,
लेकिन 80 से 90% सवाल अगर आप सही तरीके से बनाएं तो हम गारंटी लेंगे आपका बन जाएगा। 100% की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 80 से 90% सवाल आपका कहीं नहीं जाएगा, वो बनेगा ही बनेगा। अब आते हैं प्रथम टॉपिक से शुरुआत करते हैं। जो हमने अभी कुछ दर्शाया था, आपको समझाया था हमने, वहीं से फिर से शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र को लेकर। हमने अभी कहा आपको कि अर्थशास्त्र धन की वह ग्रंथ या पुस्तक है जिसमें हम रुपया, पैसा या धन से संबंधित चीजों को दर्शाते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र यूनान की भाषा या ग्रीक के भाषा से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ गृह प्रबंधन होता है। अर्थशास्त्र यूनान या ग्रीक से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ गृह प्रबंधन करना होता है। अगर सीधा साधारण सवाल रहे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वहां पर जवाब जाएगा चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो लिखें अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं। विष्णुगुप्त हैं, लेकिन उनका अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र था। राजनीतिक शास्त्र था। वहां पर आकस्मिक कर का वर्णन किया गया है। वहां पर या चाणक्य और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में आकस्मिक कर का वर्णन किया गया है। आकस्मिक कर का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक की तुलना मैकियावेली, इस पुस्तक की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से किया गया है। द प्रिंस से किया गया है। यह था आपका प्राचीन अर्थशास्त्र। अब आते हैं जो हमने कहा था कि अगर इसके आगे क्या जुड़ जाए, आधुनिक, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, वो माना गया है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इस एडम स्मिथ से कहीं भी क्वेश्चन बैंक उठाएगा तो फिर कहेंगे केवल 3 सवाल बनता है और कोई सवाल यहां से नहीं बनता है। पुनः दोहराते हैं, इस एडम स्मिथ से केवल 3 सवाल बनता है और कोई सवाल यहां से नहीं बनता है। पहला सवाल पुनः दोहराते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अब पुनः देते हैं दोस्त, कंफ्यूजन करने के लिए अगर सवाल में पूछ दे कि अर्थशास्त्र का जनक कौन थे, और वहां पर अगर कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य नहीं है तो भी आंसर जाएगा एडम स्मिथ। केवल पूछे अर्थशास्त्र का जनक कौन है, अगर कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त नहीं होगा तो आंसर होगा एडम स्मिथ। लेकिन अगर वहीं पर कौटिल्य, विष्णुगुप्त के साथ साथ एडम स्मिथ भी होगा और अर्थशास्त्र केवल पूछेगा तो आंसर जाएगा चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये नहीं जाएंगे। फिर इसी को उल्टा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, वहां पर चाणक्य, कौटिल्य का वर्णन भी किया गया हो तो भी जाएगा एडम स्मिथ। तो पहला सवाल जो है एडम स्मिथ से यही सवाल बनेगा।
दूसरा सवाल एडम स्मिथ से बनता है, वह है इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर संबोधित किया। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर संबोधित किया है। क्या कहा है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दो सवाल हो गए। तीसरा, इनकी पुस्तक का नाम पूछेगा। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसको अब सही तरीके से कि अगर लिखना होगा तो आप लिखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर संबोधित किया है। वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर संबोधित किया है। इसके अलावा एडम स्मिथ से कोई सवाल नहीं बनता है। आप जाकर क्वेश्चन बैंक जरूर चेक करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े कि नहीं हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि हम गलत दिशा में पढ़ रहे हैं। और जहां से जितना कहेंगे वही सवाल बनेगा। आगे भी देखिएगा। अब आते हैं, इन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। कुछ लोगों ने कुछ समय तक इस बात को माना कि हां अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, लेकिन जैसे जैसे यह 1776 के आसपास में अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दिए थे, फिर जैसे जैसे समय बीतता गए अन्य लोग अर्थशास्त्री के रूप में आने लगे, तो उसी में दो नाम और निकलकर सामने आया। एक नाम निकलकर सामने आया वो था आपका रॉबिन्स, और दूसरा नाम निकलकर सामने आया वो थे आपके मार्शल साहब। रॉबिन्स और मार्शल, मुख्य रूप से यह दो। यहां से एक एक सवाल दोनों से मिलता है, पूछता है। वो सवाल पूछेगा कि रॉबिन्स की पुस्तक का क्या नाम है, और वही सवाल आपका पूछ सकता है कि मार्शल के पुस्तक का क्या नाम। और कोई सवाल रॉबिन्स और जो है आपके मार्शल से सवाल नहीं बनते हैं। जैसे ही रॉबिन्स और मार्शल जैसे अर्थशास्त्री आकर शामिल होते हैं, वैसे ही उन लोगों ने इनके बातों को काट दिया। इनके बातों को काट दिया करने का मतलब कि जो एडम स्मिथ साहब ने कहा कि यह धन का विज्ञान है, उन्होंने कहा नहीं, यह धन का विज्ञान नहीं है, धन के विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का विज्ञान। फिर कहते हैं एडम स्मिथ के बातों को जो है वह किसने काटा? तो रॉबिन्स और मार्शल जैसे लोगों ने एडम स्मिथ के बातों को काटा, और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का विज्ञान भी है। मानव कल्याण का विज्ञान है। अब ऑब्वियस है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक थे एडम स्मिथ, उनके बातों को काट दे। जैसे मान लीजिए कोई अगर न्यूटन के बातों को काटे साइंस में, मान लीजिए कोई अगर हिस्ट्री वगैरह में बाबर के युद्ध वगैरह को लेकर और कुछ करे, तो जनक माना गया इनको, इनके बात को काटा, तो समझ सकते हैं कि संसार में किस तरह की चर्चा उठी होगी। तब वहां पर अमेरिका में चर्चा हो कि कैसे आप कह सकते हैं कि यह धन के विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का विज्ञान है। तो लोगों ने कहा कि आप प्रूफ करें। तब एडम स्मिथ की बात को काटा किन्होंने? तब मार्शल और रॉबिन्स ने। इन लोगों ने क्या किए? दो कंपनी को लिया। इन्होंने दो कंपनी को लिया। मान लीजिए कंपनी एक्स और वाई, कुछ भी रख सकते हैं, ए और बी, एम और एन, एक्स और वाई। मान लीजिए एक्स कंपनी में धन का विज्ञान और वाई कंपनी में जन कल्याण या मानव कल्याण का विज्ञान। अब आप कहिएगा जन कल्याण मानव कल्याण क्या? तो मान लीजिए अगर आप ही हैं और आप अपने घर में कहीं भी काम वगैरह कर रहे होंगे,
तो आप देखते होंगे कि आपके यहाँ कई मजदूर आए होंगे, लेकिन मजदूर भी दो प्रकार का अक्सर बढ़ते हैं। एक कि व्यक्ति आता है, काम वाम किया और चला जाता है। दूसरा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ कहते हैं ना मानवता वाली रिलेशन होना, कि आप हैं नहीं हैं फिर भी वह व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक काम को करता है। आप कुछ अलग भी काम करते हैं तो उसको भी कर लेता है। उससे लगाव आपका इतना अधिक बढ़ जाता है कि बेचारा अगर अदर भी कभी आता है तो आप उसको चाय नाश्ता पानी करवा देते हैं। मतलब सामाजिकता वाली बात। और दूसरे के साथ कोई सामाजिकता वाली बात नहीं, काम किया, पैसे दिए और वो चला गया। दोनों ही कंपनियां मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट करती हो, कुछ भी रख सकते हैं, कपड़ा प्रोडक्ट करती हो, बिजली का उत्पादन करता हो, बेंच डेस्क कुछ भी बनाता हो, तो एक का मालिक जो था वो समाज में विश्वास करता था, दूसरा का मालिक समाज में विश्वास नहीं करता था। कोई भी ले सकते हैं। एक्स का मान लीजिए कि समाज में विश्वास करता था और दूसरा जो है वो समाज में विश्वास नहीं करता था। समाज में विश्वास करने का मतलब कि अगर एक्स कंपनी का मालिक कभी अपने फैक्ट्री वगैरह में आता था तो वह अपने जो भी कर्मचारी वर्ग हैं उनसे उनके दुख सुख सभी चीज का बात जानकारी लेता था, चर्चा करता था। लेकिन वाई का जो मालिक था उसको उससे कोई मतलब नहीं, आप काम किए, पैसा लो और जाओ। धीरे धीरे क्या किया गया, इनके बातों को कम करने के लिए या समाज कल्याण की बातों को जानकारी देने के लिए एक निश्चित समय के लिए दोनों को प्रोडक्ट तैयार करने के बारे में कहा गया। मान लीजिए समझने के लिए कि कपड़ा का ही उत्पादन था, अब कह दिया गया कि 10 दिन में आपको 1000 कपड़ा या 2000 कपड़े का निर्माण करना है। यह अधिकार एक्स को भी दिया गया और वाई को भी दिया गया। अब दोनों कंपनियां एक साथ काम करना प्रारंभ की। जैसे जैसे काम होने लगा अब धीरे धीरे उन चीजों में जो है विघ्न बाधा को उत्पन्न किया जाने लगा। विघ्न बाधा को उत्पन्न किया जाने लगा मतलब हो सकता है कभी काल बिजली को समाप्त कर दिया गया हो सकता है कभी पानी वगैरह की अगर आवश्यकता होगी तो उसमें कमी कर दिया गया। तो यहां पर गौर से समझिएगा, जब ऐसा किया होगा तो आप हमें बताएं कि जिसका मालिक के साथ अच्छा संबंध था, सामाजिक संबंध था, वो कर्मचारी को अगर पता चल गया कि इतना दिन में ही वस्तु बनाना है तो वह कर्मचारी क्या करेगा? जैसे मान लीजिए बिजली कट गया तो बिजली के अलावा जो काम होंगे उसको करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन दूसरा काम नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा कि बिजली आएगा तब हम काम को करेंगे। लेकिन यह क्या करेगा? जो बिजली से नहीं होने वाला काम है उसको करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके मन में एक लगाव हो जाएगा व्यक्ति के प्रति कि अगर वो व्यक्ति कमाएगा तो हो सकता है हमें भी 2 पैसा अधिक दे, या कारण कुछ भी हो। सामाजिकता के आधार पर देखा गया जिस तिथि को निर्धारित थी, मान लीजिए 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो जिसके साथ सामाजिकता रिलेशन था, मानवता रिलेशन था, उसने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को समय पर जो है प्रोड्यूस कर दिया, तैयार कर लिया। लेकिन वाई जो है वह समय पर तैयार नहीं कर सका। और इस आधार पर एडम स्मिथ के बातों को काटा गया, या कह सकते हैं कि उनके बातों में एक अन्य चीज को लाकर शामिल कर दिया गया और कहा गया कि अर्थशास्त्र धन के साथ साथ मानव कल्याण या समाज का विज्ञान। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र के पृष्ठभूमि से यही कुछ सवाल बनते। अब हमने कहा था कि पूछेगा मार्शल के पुस्तक का नाम, रॉबिन्स के पुस्तक का नाम, ठीक ना? तो मार्शल के पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के पुस्तक का नाम। नहीं याद रहे तो याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि मार्शल जो था इकोनॉमिक्स के कॉलेज का क्या था? प्रिंसिपल था। दूसरा, रॉबिन्स के पुस्तक का नाम, रॉबिन्स के पुस्तक का नाम है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। यह किसके पुस्तक का?
रॉबिन्स के पुस्तक का। तो अर्थशास्त्र के पृष्ठभूमि से यही सवाल बनता है। जल्दी में हम लोग बहुत तेजी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला सवाल आप जवाब देंगे। पहला सवाल, अर्थशास्त्र शब्द कहां से लिया गया है? तो अर्थशास्त्र शब्द ग्रीक या यूनान से ली गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गृह प्रबंधन। अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ या एडम स्मिथ, इनके पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, और इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। उसके बाद रॉबिन्स और मार्शल के पुस्तक का नाम, मार्शल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और रॉबिन्स सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा कोई सवाल आपको अर्थशास्त्र के पृष्ठभूमि से नहीं मिलेगा, जाकर कहीं से भी पलट लीजिए। अब आते हैं अर्थशास्त्र के व्यवस्था के बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था। अब फिर इसको तोड़िए। अर्थ रुपया पैसा, व्यवस्था मतलब व्यवस्थित करना। जैसे आपके पास 5 रुपया है तो आप 5 रुपया को व्यवस्थित करते हैं कि 5 रुपया में 1 रुपया या 2 रुपया को खाने में, 1 या 2 रुपया रहने में। जिसके पास जैसा उसको व्यवस्थित करता है। यह तो व्यक्ति की बात है। अगर देश की बात करें तो देश क्या करता है? विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थित करता है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि अर्थ को व्यवस्थित करना। अब अर्थ को कैसे व्यवस्थित करते हैं? पूरे विश्व में व्यवहारिकता के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्ग में बांटा गया। पुनः दोहराते हैं, पूरे विश्व में व्यवहारिकता के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 वर्ग में बांटा गया है। 3 वर्ग में का क्या, कौन कौन सा? तो सबसे पहला वह है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा वो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्त, पूंजीवादी से 3 से 4 सवाल, समाजवादी से अर्थशास्त्र के संदर्भ में कहिएगा तो कोई सवाल नहीं। समाजवादी अर्थव्यवस्था से अर्थशास्त्र के संबंध में कहिएगा तो कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर इसको विविध के रूप में तो कहिएगा तो यहां से भी 3 से 4 सवाल बनता है। जैसे अक्सर आपको मिलता होगा कि दुनिया की मजदूर एक हो, किसका नारा है? अक्सर आपको मिलेगा कि दास कैपिटल किसकी लिखी गई पुस्तक है। तो ये सारे चीज जो हैं वह इसी समाजवादी अर्थव्यवस्था के विविध के रूप में पूछा जाता है, या किस देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्यरत है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था से 2 सवाल, इससे अधिक सवाल यहां से नहीं बनता है। इतना ही सवाल बनेगा, आप जाकर चेक करें। तो सबसे पहले आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। हम पुनः कहते हैं इस तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। पूंजीवादी 2 वर्ग में बांट दीजिए तो क्या क्या हो जाएगा? पूंजी प्लस आवादी। पूंजी प्लस आवादी। देखिए, अर्थशास्त्र समझने के लिए दोस्त
जिंदगी को समझ लीजिए, समाज को समझ लीजिए, अर्थशास्त्र वही है। जितने अच्छे तरीके से जिंदगी को समझिएगा उतने अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था को जानिएगा। अभी तक आप पूंजीवादी, लेकिन क्या लिखे हैं, पूंजी प्लस आबादी। अर्थशास्त्र का सवाल अर्थशास्त्र के क्वेश्चन में छिपा रहता है। तब पूंजी आप जानते ही हैं, जो अर्थ से मजबूत हो, जिसके पास अफरजात पैसे रुपए हों। आबादी, जिसकी जनसंख्या अधिक हो। तो क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर किसका अधिकता हो, पूंजीपति वर्ग की अधिकता हो। पूंजीपति वर्ग जो है वह अधिक से अधिक रह रहे हों। अब समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए जो भी लोग हैं सभी को, अब लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी किसी कारणवश सभी के पास 5-5 करोड़ रुपया हो जाए। जितने भी लोग हैं सभी के पास 5-5 करोड़ रुपया हो जाए। क्या हो सकता है, भगवान करे हो जाए, इंक्लूडिंग मी। तब 5-5 करोड़ रुपया अगर हो जाएगा दोस्त, मान लीजिए हमारे पास भी 5 करोड़ रुपया है, आपके पास भी 5 करोड़ रुपया, और भी लोगों के पास 5 करोड़ रुपया है। तो जब सभी के पास 5-5 करोड़ रुपया है, तो हम अगर कहेंगे कि चलिए दाएं, तो आप कहेगा नहीं हम जाएंगे बाएं, अगला कहेगा हम जाएंगे आगे, कोई कहेगा हम जाएंगे पीछे। समझने का प्रयास करिएगा। हमने कहा कि अगर सभी के पास 5-5 करोड़ रुपया अगर हो जाए, तो हमने क्या कहा कि हम कहेंगे कि आप मेरे साथ दाएं तरफ चलें, आप कहेंगे नहीं आप मेरे साथ किस तरफ चलें, बाएं तरफ चलें। या तीसरा कहेगा नहीं आप आगे की तरफ चलें, नहीं तो कोई कहेगा पीछे की तरफ चलें। इस बात में छुपी हुई है क्या, छुपी हुई यह है कि अगर पैसा सबके पास है तो सम्मिलित नहीं हो सकता है, एकजुट नहीं हो सकता है। पैसा अगर सभी के पास है तो एकजुट नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षित वर्ग में एकजुटता आ ही नहीं सकती है। शिक्षित वर्ग के लोगों में एकजुटता नहीं आ सकती है, क्योंकि हर के पीछे कुछ ना कुछ तर्क लॉजिक होगा। तो कहेगा उसका संबंध इससे क्या है, उसका संबंध इससे है, उसका संबंध इससे इसलिए है दोस्त कि हमने कहा दाएं चलो और आपने कहा हम दाएं नहीं जाएंगे। अर्थात एकजुटता ना होने के कारण हम सबसे पहले अपने लिए सोचते हैं। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्ति केवल व्यक्ति के लिए सोचे, अपने लिए सोचे, उसे दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई लेना देना ना हो। फिर से समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वर्ग केवल किसके लिए सोचेंगे, अपने आप के लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए कभी नहीं सोचेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो जब वह अपने लिए सोचेगा तो क्या करेगा दोस्त, क्या करेगा, मतलब कि वो ऐसे वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। वह ऐसे वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे अधिक से अधिक लाभ हो सके। पहला निर्धारण वस्तु का बेनिफिट। दूसरा, यहां पर बताइएगा आप कि वस्तु का मूल्य का निर्धारण कौन करेगा? ऑब्वियस है, जिसका वस्तु है वो करेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? पूंजीपति वर्ग के द्वारा। अब यहीं पर पेन ऑफ मिस्टेक सवाल होता है। जैसे अगर हम आपसे अचानक पूछ दें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है, आप कहेगा पूंजीपति वर्ग के द्वारा। नहीं, फिर से आराम से बोलते हैं। पहला सवाल पूछे वह होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। किया जाता है मतलब जिसके पास मालिकाना हक है। तो मालिकाना हक किसके पास है? पूंजीपति वर्ग के पास। लेकिन अगर सवाल अंत में क्या जुड़ जाए, होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है।
होता है मतलब निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर होगा? तो वस्तु के जो है वह मांग और पूर्ति पर, या वस्तु के मूल्य और उपयोगिता पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा, पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है तो उसके मांग और पूर्ति पर। यह दो सवाल जो है अक्सर आपको मिलेगा, लगभग 2000 ईस्वी के आसपास का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर मिलेगा। इसके बाद अब आइए, तो अगला पॉइंट बनेगा तीसरा। वो पॉइंट क्या बनेगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी चीजों पर, सभी चीज यहां करने का मतलब उत्पादन करने पर, व्यक्ति का नियोजन या नियुक्ति करने पर, कितना वस्तु उत्पादन किया जाएगा, कब किस वस्तु को छोड़ा जाएगा, इस सभी पर अधिकार होता है। वो किसका होगा? पूंजीपति वर्ग पर होगा। तो अगला पॉइंट लिखेगा, वो लिखेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उत्पादन, वितरण, विनिमय, प्रोडक्शन, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, पर संपूर्ण नियंत्रण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोगों या पूंजीपति वर्ग पर होता है। अगला है वह है आपका आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन मतलब नियुक्ति करना, लोगों को रोजी रोजगार देना। तो आर्थिक नियोजन का अधिकार जो है वह किसको होगा? पूंजीपति वर्ग को होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो वह काफी महत्वपूर्ण है दोस्त। काफी महत्वपूर्ण क्या है? तो मंदी। सभी लोग इस शब्द से वाकिफ होंगे। अब मंदी से पूरे अर्थव्यवस्था में 3 ही सवाल पूछेगा। पहला सवाल, विश्वव्यापी मंदी कब आया था या कब हुआ था, या उसी में सवाल जोड़ देगा दूसरे अर्थ में। पहला जो है वह पहला मंदी कब हुआ था। दूसरा सवाल पूछता है मंदी किस अर्थव्यवस्था में आता है, और तीसरा वर्तमान में मंदी को लेकर। यही सवाल मंदी से बनता है। तो पहले चर्चा करते हैं मंदी होता क्या है, बताया जाए। मंदी किसको कहते हैं, बताइए लोग। मंदी किसको कहते हैं? मंदी कहा जाता है कि बाजार में वस्तु उपलब्ध हो और खरीदार न हो। मंदी किसको कहते हैं? तो बाजार में वस्तु उपलब्ध हो और खरीदार न हो तो उसे मंदी कहा जाता है।